हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि एलएलपी रजिस्ट्रेशन हम कैसे लेते हैं, एलएलपी क्या होती है, एलएलपी के कुछ फीचर्स के बारे में हम देखेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट जो एलएलपी के लिए ज़रूरी होती है और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ये हम जानेंगे। और इसके बाद हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन लोग अक्सर क्वेरी के अंदर पूछते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, क्या एलएलपी को कंपनी की तरह स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है या फिर नहीं। ये क्वेश्चन भी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो की एंड में हम ये जानेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप एलएलपी को रजिस्टर कराते हो एमसी की साइट पे। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना एट द एंड में कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले हम एलएलपी की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। एलएलपी की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये एक पार्टनरशिप की तरह ही होता है। एलएलपी के अंदर जो ये दो वर्ड मेंशन किए गए हैं लिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर एलएलपी को शुरू करते हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक ही सीमित है जितने तक का उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कर रखा है। जस्ट सपोज मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई मिलकर एलएलपी को फॉर्म करते हैं, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई उस एलएलपी में 50-50 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सिर्फ उतने के लिए ही लायबल रहेंगे जितने का उन्होंने एलएलपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, यानी कि उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ये एलएलपी की बहुत ज़्यादा खास बात होती है। एलएलपी के अंदर आधा अंश पार्टनरशिप फर्म का होता है और आधा अंश इसका कंपनी का होता है। और जैसे कंपनी एक्ट 2013 कंपनी को रेगुलेट करता है, वैसे ही एलएलपी को रेगुलेट करने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 बना रखा है जो कि एलएलपी को गवर्न करता है। आइए अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फीचर इसका है सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस केस में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है उस केस में आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स अलग है और जो उनकी फर्म है या जो बिजनेस है वो अलग है, दोनों ही सेपरेट है। अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो इसके अंदर कंपनी के मुकाबले कंप्लायंसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए एलएलपी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका आधा अंश आपको कंपनी जैसा मिल जाएगा, बट कंपनी के मुकाबले आपको इसके अंदर बहुत ही कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तीसरे फीचर की हम बात करें तो इसके अंदर आपको कोई एज सच मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप इतनी कैपिटल लगाएंगे तो ही आप एलएलपी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि लायबिलिटी सभी पार्टनर की जो होती है लिमिटेड होती है, सिर्फ उतने के लिए ही लायबल होते हैं जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है। तो ये उसके एलएलपी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब हम आगे एलएलपी की कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है एलएलपी के लिए। एलएलपी के लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना कंपलसरी है। अगर आप एक सिंगल पर्सन एलएलपी खोलना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते, कम से कम 2 लोग आपको रिक्वायर होंगे एलएलपी को फॉर्म करने के लिए। इनमें दोनों में से कम एक पर्सन जो होना चाहिए वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर एक पर्सन फॉरेनर है और दूसरा क्या नाम है इंडियन रेजिडेंट है तो आप एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक जो होना चाहिए इंडियन पर्सन होना चाहिए। तीसरे फीचर की बात करते हो तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, वैसे ही एलएलपी के अंदर आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। इसके अंदर आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आप कितने रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करोगे, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है। फोर्थ रिक्वायरमेंट ये कहती है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है उसके अंदर जो प्रोविज़न कंप्लायंसेस के बताए गए हैं आपको सारे फुलफ़िल करने पड़ते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बट इसके अंदर जो कंप्लायंसेस होते हैं वो कंपनी के मुकाबले थोड़े बहुत कम होते हैं। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। इसके प्रोसेस को अभी हम आपको एक पीपीटी के थ्रू समझाएंगे, उसके बाद आगे जाने वाली वीडियो में मतलब इसके एट द एंड में हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कैसे एमसी की साइट में आप ये सारे काम रजिस्ट्रेशन के काम करते हो। सबसे पहला जो इसका रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप होता है, आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे एलएलपी के पार्टनर्स होंगे उनको क्या नाम है डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना पड़ता है एमसीए की साइट में। अभी हम आपको दिखाएंगे उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे। फिर आपको डिन नंबर भी एप्लीकेशन करना पड़ता है। डिन नंबर में होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपने नाम को अप्रूव कराना पड़ता है
एक फॉर्म होता है रन फॉर्म, उसके थ्रू आप अपने नाम को अप्रूव कराते हैं। आप मिनिमम 2 नाम को अप्रूव कराते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट होती है। अब 2 नाम ऐसे नाम होने चाहिए जो आपके अब तक सिलेक्ट ना किए गए हो और जिनका कोई ट्रेडमार्क ना हो गए हो। और आप ऐसे भी लिस्ट बताई गई है साइट पर जो कि अनडिज़ायरेबल नेम होते हैं, कि मतलब आप ऐसे नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसके नाम में से इंडिया वर्ड आ रहा है, भारत आ रहा है, तो किसी पार्टी का नाम जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे कुछ वर्ड आ रहे हैं जो कि अनडिज़ायरेबल है। आप ऐसे नाम अपनी एलएलपी का नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप वो नाम सेलेक्ट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी किसी और पार्टनरशिप फर्म के नाम पर रजिस्टर है या फिर किसी ने उसके नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। तो जब आप नेम अप्रूव करोगे तो मिनिमम 2 नाम आप सेलेक्ट करते हो और उन 2 नाम को आप चेक करते हो कि वो नाम क्या ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं है। इसके बाद आप एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म भरते हो, जिसको हम फिलिप के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म फिलिप फॉर्म है। ये कैसे भरा जाता है ये भी हम आगे देखेंगे। ये फॉर्म आपका डिटेल फॉर्म होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल जाती है, पार्टनर्स की डिटेल जाती है, आप कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, ये सब आपका फिलिप में जाती है जो कि डिटेल फॉर्म होता है। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने एलएलपी एग्रीमेंट को एमसी के पास जमा कराना पड़ता है। एक फॉर्म नंबर होता है 3, उसके अंदर आपको क्या नाम है अपने एलएलपी एग्रीमेंट को आरओसी पे सबमिट कराना पड़ता है। अब हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर का पैन नंबर चाहिए होता है, सभी पार्टनर्स के पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। उनके आईडी प्रूफ के तौर पर हम वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब भी हम उनसे लेते हैं। रेजिडेंशियल प्रूफ, अगर कोई पर्सन फॉरेन है तो उसके वहाँ का रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। इंडियन सिटीजन है तो इंडियन सिटीजन का रेजिडेंशियल प्रूफ। पासपोर्ट चाहिए होता है इन केस अगर कोई फॉरेनर पर्सन है, अगर कोई फॉरेनर है तो उस केस में आपको उसका पासपोर्ट भी लगाना पड़ेगा। एलएलपी के अंदर आपका जो रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ आपको वहाँ पर एलएलपी के एमसी की साइट पर रिक्वायरमेंट है अपलोड करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको ज़रूरी होते हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और जब भी आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करें ये सारे डॉक्यूमेंट को पहले से ही वेल प्रिपेयर रखें ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना। अब हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या यूँ कह लो कुछ अदर पॉइंट्स देखेंगे जो कि लोग अक्सर क्वेरीज के अंदर पूछते हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था और हमारे थंबनेल में भी है, क्या एलएलपी को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है? क्योंकि एलएलपी के अंदर आधा अंश पार्टनरशिप फर्म का होता है और आधा अंश कंपनी का होता है। तो जैसे कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, वैसे ही क्या एलएलपी को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी है? ये सब जानेंगे हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? रिक्वायर है क्या एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करना? तो इसका आंसर है यस। जैसे कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करती है वैसे ही एलएलपी भी अपनी एनुअल रिटर्न को हर साल फाइल करती है इन फॉर्म नंबर 11 के अंदर आरओसी के पास विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म नंबर 11 के अंदर अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कराना पड़ता है आरओसी को। और जो ये एनुअल रिटर्न है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होती है। कोई भी नॉमिनल से फीस जो कि रजिस्ट्रार ने प्रिस्क्राइब कर रखी है वो देकर आपकी एनुअल रिटर्न को चेक कर सकता है। तो अगर आपके मन में ये डाउट था कि एलएलपी को एनुअल रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होता है, तो जी हाँ, आपको अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करना है। कब करना है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर अंदर करना है। किस फॉर्म में करना है? फॉर्म नंबर 11 के अंदर आपको ये काम करना है। और ये जो है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। कोई भी जो फीस प्रिस्क्राइब कर रखी है रजिस्ट्रार ने वो देकर आपकी एनुअल रिटर्न को चेक कर सकता है। और अगला क्वेश्चन जो बार बार क्वेरीज के अंदर पूछा जाता है वो ये है, वेदर एवरी एलएलपी वुड बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड फाइल अकाउंट। क्या हर एलएलपी को अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना और उनको फाइल करना मैंडेटरी होता है? तो हाँ, ये भी एक ऑब्लिगेशन होती है एलएलपी की कि आपको अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ती है आपको। और ये सारे बिल्कुल ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट शो करने चाहिए। और फिर आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर ये सारे आरओसी को फाइल करने पड़ते हैं। ये भी आपके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या फिर कंप्लायंसेस कह लो वो होता है।
अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और इस वीडियो के लिए जो कि हमने सोचा था कि सबसे मैंडेटरी क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला ये है, क्या एलएलपी को ऑडिट कराना मैंडेटरी है? तो जो एलएलपी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है और उन मेंटेनेंस बुक को ऑडिट कराने की जब बारी आती है, वो अकॉर्डिंग विद द रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल 2009 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और अगर आपकी एलएलपी के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर एनी फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपीस और जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया वो 25 लाख रुपीस से कम है, तो इस केस में आपके ऊपर ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे हर एक कंपनी के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वो किसी लिमिट के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, मतलब वो आपको हर साल कराने पड़ता है। बट एलएलपी के अंदर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है, यानी कि जो फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल के अंदर अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है और आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से कम है, तो इस केस में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं होता है। बट अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सवाल था। लोग बार बार पूछते थे कि एलएलपी भी तो एक पार्टी है, मतलब उसका एक अंश है कंपनी का, तो क्या इसको भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करना मैंडेटरी है? तो यहाँ आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी तभी आती है जब आपका टर्नओवर एनी फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है और आपका कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो इस केस में आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना मैंडेटरी होता है। आपको गूगल के अंदर MCA की वेबसाइट को डालना है, जो कि www.mcagov.in है। इस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट MCA के पेज पर आ जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे MCA सर्विस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी सर्विस दे रखी है, DSC सर्विस, डिन नंबर, हमें LLP रजिस्ट्रेशन करना है। देखो यहाँ पर रन फॉर्म भी दे रखा है नेम अप्रूवल के लिए। हम फिलिप फॉर्म पे इनकॉर्पोरेशन पे फाइल करेंगे और यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आ रखी है कि अगर आप प्रोफेशनल है, मेंबर्स, कोई भी डायरेक्टर है, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही है क्या क्या आपको लगाना है। नॉर्मली इसको कट कर देंगे हम। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड, अगर आपकी ऑलरेडी ID क्रिएट है तो आपको पासवर्ड डालना, अगर नहीं है तो फिर आपको न्यू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके हम नया रजिस्टर अकाउंट हमारा बना देंगे। और टाइम लग रहा थोड़ा बफरिंग होने में। बेसिक सा फॉर्म होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हमारे से यूज़र कैटेगरी पूछ रहा है, तो हम रजिस्टर यूज़र है, हम एक रजिस्टर यूज़र के तौर पे यहाँ पर अपनी ID क्रिएट करेंगे। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर दिया इंडिविजुअल। अब हम यहाँ पे पेन नंबर डालेंगे अपना, तो जो भी आपका पेन नंबर है आप अपना पेन नंबर डालें। पेन नंबर डालने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा अगला पेज खुल के यहाँ पे बेसिकली हमें नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, ये सब डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ें हम फिलअप करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आप अपना नाम डाल लीजिएगा, जैसे कि मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमें मिडिल नेम पर इसको डालना है, सिंह को। हम इसको मिडिल नेम पर कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हम इसको यहाँ पर, ये हमने इसको मिडल पे कर दिया है। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसके अंदर फिलअप कर दीजिएगा। साइड में आपसे जेंडर क्या है, वो जेंडर आपसे पूछ रहा है, आप मेल है, फीमेल है, ये आप जेंडर यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे प्रोफेशनल पूछ रहा है कि कैसे आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, मतलब इसके अंदर जैसे बिजनेस भी है, बिजनेस पर्सन है, अदर पर्सन है, प्रोफेशनल, रिसर्चर है, सैलरीड पर्सन भी है, स्टूडेंट भी। हम रिसर्चर के तौर पर हम अपनी ID क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद अगला फॉर्म खुल जाता है, जहाँ पर आपसे जो उसकी पर्सनल डिटेल, जो कॉन्टैक्ट डिटेल होती है वो मांगी जाती है। जैसे आप एड्रेस प्रूफ डालिएगा, जहाँ भी आपका एड्रेस है आप एड्रेस डालिएगा। और इसमें एक मेन बात याद रखने का, जो पिन कोड है यहाँ पर आपका स्टेट वाइज पिन कोड आता है। जैसे दिल्ली का पिन कोड है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अभी हम इस पिन कोड को चेंज करते हैं, क्योंकि ये हमारा दिल्ली का पिन कोड नहीं है। दिल्ली का जो स्टेट वाइज पिन कोड होता है, स्टेट का पिन कोड अगर आप MCA सेंटर से आएंगे पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या पिन कोड है। उसके बाद आप फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पर, फिर हम सिटी सेलेक्ट करेंगे। ये इस दिल्ली दिखा रहा, थोड़ा गलत दिखा रहा, न्यू दिल्ली इसने दिखाया। और यहाँ पर आपका जो भी लोकल यहाँ पर है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना जो भी आप होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे क्या नाम है, हमारी यूज़र
आईडी मांग रहा है, हम पासवर्ड मांगता है कि हमें पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना कोई भी हिसाब से अपना पासवर्ड डालें। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है और आपका अकाउंट क्या नाम है एमसी की साइट पर क्रिएट हो जाता है। फिर आप कोई भी फॉर्म क्या नाम है फिलअप आराम से कर सकते हैं। आप अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करिएगा वहाँ पर और आप अपना फॉर्म फिलअप। हम देखेंगे कि फिलिप फॉर्म अब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है वेदर नेम इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इस नाम को अप्रूव करा लिया? अगर करा लिया है तो यस, नहीं है तो नो करना है आपको फील्ड इसके अंदर। फिर आपसे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर पूछा जाता है। ये आपका जब आप नेम अप्रूव कराते हैं तब जनरेट होता है, वहाँ से आपको इसको फिलअप करना है। नीचे की तरफ आएंगे, वहाँ पर आपसे रजिस्टर ऑफ एड्रेस का पूछा गया कि जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफिस है उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जहाँ पे आपकी फर्म रजिस्टर है उस जगह का आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर ऑफिस, जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफ ऑफिस है वो जगह सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट में आपका रजिस्टर ऑफिस है। जस्ट सपोज़ कि अगर आपका दिल्ली और हरियाणा के बीच में आता है वहाँ सेट करेंगे, महाराष्ट्र में आता है, जहाँ भी आपका रजिस्टर ऑफिस आता है आप उस जगह का नाम से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप डालेंगे कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या रन कर रहा है एलएलपी में, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर आप पार्टनर्स की डिटेल डालते हैं कि आपके नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर का नाम डालेंगे। कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है आपका तो उसके पार्टनर का नाम डालेंगे, उसका डिन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर फिलअप करनी होती है। उसके बाद आपको पार्टनर्स के बारे में डिटेल में आपको बताना है कि पार्टनर्स का डिन नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, क्या वो इंडियन है या फिर फॉरेनर है, क्या ऑक्यूपेशन है, और उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन कर रखी है एलएलपी के अंदर, कितनी उनकी पेड अप शेयर कैपिटल है। ये सारी चीज़ें आपको इस फॉर्म के अंदर लिखना होता है। और दोनों जितने भी पार्टनर है आपके, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, सबकी डिटेल वाइज आपको ऐसी फॉर्म के अंदर फिलअप करनी पड़ती है। और उनके डिन नंबर जरूर आपको लगाने पड़ते हैं। डिन नंबर का रजिस्ट्रेशन आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो ये पार्टनर्स के बारे में आपको डिटेल भरनी है, जैसे उसका एड्रेस प्रूफ में उसका वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, उसका परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है, उसका स्टेट कहाँ पर है, किस कंट्री का है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिलअप करनी पड़ती है। नॉर्मली जैसे मैंने बताया था कि उसने कितनी शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है, अमाउंट में भी लिखना आपको, साथ साथ वर्ड के अंदर भी मेंशन करना होता है आपको इस प्रॉपर डिटेल फॉर्म के अंदर। यहाँ पर आपको अपने जो आपने अप्रूव नेम, प्रपोज नेम कराया रन फॉर्म फाइल करके, उसके बारे में डिटेल भरनी पड़ती है। और नीचे जो यहाँ पर आप 10 पॉइंट देखेंगे, इसमें बोला कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर, कितनी उन्होंने वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रखी है आपको इसके अंदर मेंशन करना होता है। वर्ड के अंदर भी मेंशन करना होता है और क्या नाम है आपको न्यूमेरिकल भी इसके अंदर मेंशन करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें अटैच करनी पड़ती है जब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि रजिस्टर ऑफिस का कोई प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा देना, और या फिर वाटर बिल्स अगर आता होगा आपका वहाँ लगा देना, फ़ोन अगर उस एड्रेस ऑफिस से फ़ोन का बिल आता है तो वो लगा देना, सब्सक्राइबर ने क्या क्या उन्होंने कंसेंट दे रखी है उनका कंसेंट लिखना है इसके अंदर आपको, और भी बहुत सारी डिटेल जो भी आपने अगर नाम ले रखा है उसका ट्रेडमार्क है कि नहीं है, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपने कोई ले रखी है तो ये चीज़ें सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। और एप्लीकेंट की जितनी भी डिटेल्स होती है, जैसे एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब आपको चीज़ यहाँ पर कुछ अटैच करनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको CA, CMA, CS, एडवोकेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि आपने सारे प्रोविज़न को कंप्लाइंसेस कर रखा है, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है, उनके डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर, और वो एसोसिएट मेंबर है या फेलो मेंबर है, इनके बारे में यहाँ पर आता है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर फिलअप की जाती है। तो ऐसे आपका LLP फॉर्म जो होता है रजिस्ट्रेशन का वो फिलअप किया जाता है। उसके बाद MCA आपकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप्रूव कर देती है।